नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास का हमारा ये कोर्स जारी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 2017 और 2018 के एमसीक्यूज की, जो कि आईएएस प्रीलिम्स में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो एक प्रकार से ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी की जो संस्कृति है उनका अंतर आपको पता होना चाहिए, और नीचे जो कथन दिए हैं उन कथनों में से कौन से सही हैं ये आपको देखने हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो इन 3 कथनों में कहा गया है, पहला, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं। पहला कथन ये। दूसरा देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो क्या ये सही है? दूसरा। तीसरा देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो अब इन तीनों कथनों में से कौन से सही हैं ये आपको देखने हैं दोस्तों, ठीक है। और नीचे वाले कूटों के जरिए आपको आंसर चुनना है। अब दोस्तों, बात यह है, जब आप लोगों को इसके आंसर का पता लगेगा तो हो सकता है आप में से कुछ लोग हैरान भी हो जाएं, और हो सकता है कुछ लोग ना भी हों, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है उसको जानने के बाद बहुत से लोग हैरान हो गए हैं, ठीक है। काफी विवादित ये प्रश्न रहा है आईएएस 2017 का। आईएएस प्री 2017 में ये प्रश्न आया था और काफी विवाद इसके ऊपर रहा है। लेकिन दूसरे जो स्टेट पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तरह से आईएएस में कोई अपील करने का कोई साधन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी का आंसर आपको मानना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने जो इसके अंदर आंसर दिया है वो दोस्तों है सी, 1 और 3, यानी कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कैसे, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद कालीन जो आर्य थे वो एक योद्धा प्रजाति मानी गई है ना। तो लगातार ये युद्ध करते रहते थे, तो कवच और शिरस्त्राण हेलमेट वगैरह उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये व्यापारी प्रकार के थे, ठीक है। शहरी लोग थे, व्यापारी थे, और कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि ये बहुत ज्यादा युद्धों में बिजी रहते थे, ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, अब दूसरा कथन जो यूपीएससी ने गलत माना है तो वो गलत है ही, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। अब इसमें गलत पॉइंट कौन सा है? वो ये है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोगों को तांबे और लोहे का ज्ञान था, जबकि लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को, ठीक है। उनको स्वर्ण, चांदी, तांबे इन सभी चीजों की जानकारी थी, ठीक है, लेकिन लोहे की खोज इस दौर में नहीं हुई थी। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, लोहा बिल्कुल नहीं मिला है सिंधु घाटी के सभ्यता स्थलों से, तो लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ये कथन गलत है, तो बिल्कुल सही है ये वाली बात। तीसरा कथन जो दोस्तों है, इस पर ही विवाद है सबसे ज्यादा। बहुत सारी आंसर कीज आई थी 2017 के पेपर के बाद, तो उन सभी आंसर कीज में अधिकतर दोस्तों जो आंसर दिया गया था वो ये दिया गया था, ठीक है, केवल एक। लेकिन यूपीएससी का आंसर है सी, 1 और 3। कैसे, थोड़ा देखते हैं। यहां पर दिया गया ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बना लिया था, ठीक है। तो ये बात तो सही है ही, घोड़ों को पालतू बना लिया था, युद्ध भी करते थे घोड़ों के जरिए। यहां पर दिया है आगे कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, जबकि दोस्तों सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे या नहीं जानते थे, इस बात का हम फैसला कैसे करेंगे? फैसला ऐसे ही करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में क्या घोड़े के कोई साक्ष्य मिले हैं। तो घोड़े के साक्ष्य दोस्तों मिले हैं, एक सुरकोटड़ा नाम की साइट है, ठीक है, गुजरात में सुरकोटड़ा नाम की साइट है, यहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही मशहूर साइट है। इसके बाद दोस्तों लोथल जानते हैं आप लोग, बहुत मशहूर साइट है, वहां से बंदरगाह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो लोथल से घोड़े की एक मृण मूर्ति मिली है, ठीक है। तो घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से, लेकिन यूपीएससी ने माना है कि इक्का दुक्का स्थलों से अगर घोड़े के अगर साक्ष्य मिले हैं तो इससे यह साबित नहीं हो जाता कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते थे, ठीक है।
मतलब इक्का दुक्का स्थानों से मिले हैं घोड़े के साक्ष्य, जबकि बाकी पशुओं के स्थान जो साक्ष्य हैं वो बहुत सारे स्थानों से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन घोड़े के साक्ष्य एक या दो स्थानों से मिले हैं, तो उससे यह साबित नहीं होता कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते थे। अब इसी बात पर मतभेद है, क्योंकि जो बहुत सारे जानकार है वो कहते हैं भैया सिंधु घाटी के सभ्यता स्थलों पर जब घोड़े के अवशेष मिले हैं तो इसका मतलब वो घोड़े को जानते थे। ठीक है, इसी बात पर विवाद है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो आंसर है वो ये है। ठीक है, आपके सामने केवल 1 और 3 यानी यूपीएससी इस बात को मानती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? तो दोस्तों इसका आंसर जिन लोगों को पता है उनको पता है, फैक्चुअल बात है, इसमें ज्यादा घुमाने फिराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है बी, मोटूपल्ली। अब इस मोटूपल्लू को कई बारी मोरपल्ली भी कह देती है कई जगह पर। ठीक है, तो मोरपल्ली भी इसको कह देते हैं, मोटूपल्ली, मोरपल्ली। इसका सही आंसर जो है बी। ठीक है, अब काकतीय राज्य दोस्तों ये था आज का जो तेलंगाना है। ठीक है, आज के तेलंगाना में काकतीय राज्य स्थित था और वारंगल इनकी राजधानी थी। ठीक है, वारंगल काकतीय जो राजवंश था इनकी राजधानी थी। और दोस्तों ये जो पत्तन है मोटूपल्ली, ये कृष्णा जिले में था, आंध्र प्रदेश, जो आज का आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ये वाला बंदरगाह था मोटूपल्ली। ठीक है, और इसके बारे में जिक्र भी आया है, खासतौर पर मार्को पोलो ये भारत के दौरे पर आए थे। उस दौर में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया और मार्को पोलो ने उस दौर में मठफिली नाम के एक बंदरगाह का जिक्र किया था। ठीक है, तो वो मठफिली यही मोटूपल्ली है। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, और ये भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में है। लिखा हुआ है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो कथन देख लीजिए। पहला कथन है सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो क्या ये दोनों जैन मत के संप्रदाय थे, ये देखना है। दूसरी बात, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इन दोनों में से सही कथन कौन सा है? ठीक है, ये आपको देखना है। अब दोस्तों इसमें होता यह है कि कई बार जो हिंदी के वर्ड होते हैं थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश से हिंदी की वो कई बार मुश्किल होती है, क्लिष्ट होती है। तो ऐसे में आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया होता है वो देख लेना होता है। ठीक है, जो आईएएस प्री का जो एग्जाम होता है उसमें राइट हैंड साइड तो आपको हिंदी दी होती है। ठीक है, हिंदी का प्रश्न दिया होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंग्लिश का प्रश्न दिया होता है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, क्योंकि दोनों प्रश्न सेम है, तो जो आपको आसान लगे वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, मैं इसका इंग्लिश भी दिया है मैंने इसका, तो ये देख लीजिए इंग्लिश में यहां पर दिया है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो देखिए थोड़ा सा, सर्वास्तिवादी हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन लेटेंट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको दिया हुआ है ये इंग्लिश में प्रश्न, सेम प्रश्न है। अगर आपको ये आसान लगे तो आप यहां से आंसर दे दीजिए, अगर आपको हिंदी वाला ठीक लगे तो वहां से आप आंसर दे दीजिए। तो मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। इसका उत्तर है दोस्तों बी। ठीक है, केवल दो, मतलब केवल दूसरा कथन सही है, पहले वाला कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सौत्रांतिक और सम्मिति है, ये दोनों बौद्ध मत के हैं दोस्तों, बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, जैन के नहीं है। ठीक है, आगे वाली बात, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फिनोमिना के जो अवयव हैं पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। सर्वास्तिवादी दोस्तों ये भी बौद्ध मत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, बौद्ध मत का ही एक हिस्सा है जो सर्वास्तिवादी हैं। ठीक है, और इनकी मान्यता है कि जो दृग विषय के जो अवयव हैं वो पूर्णतः क्षणिक नहीं है। हम इनको क्षणिक मान लेते हैं, जबकि ये क्षणिक नहीं है, ये अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे पानी की एक बूंद, नदी में से पानी की एक बूंद आकर हमारे हाथ पर गिर गई। ठीक है, हम सोचेंगे बूंद तो भैया खत्म हो गई। ठीक है, ये क्षणिक है बूंद तो, लेकिन बूंद क्या होती है दोस्तों? बूंद तो पानी है ना, तो वो तो हवा में उड़ जाएगा वाष्प बनकर। पानी तो हमेशा अव्यक्त रूप से विद्यमान रहेगा। ठीक है, हम सोचेंगे कि भैया ये तो एक बूंद थी, बूंद खत्म हो गई, लेकिन वो बूंद दरअसल हवा में उड़ जाती है वाष्प बनकर। अव्यक्त रूप में वो जल जो होता है वो सदैव विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार की मान्यता है कुछ सर्वास्तिवादियों की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये ठीक लगी होगी एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कि है मतलब बोधिसत्व पद्म पाणी का जो चित्र है वो कौन सी गुफा में है? क्या अजंता में है, क्या बाग में है, बादामी या एलोरा? कौन सी गुफा में हमें मिलेगा? तो आपको ये आंसर देना है।
तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं। जो बोधिसत्व पद्म पाणि है उनका जो चित्र है वो अजंता में है। ठीक है, अब बोधिसत्व क्या होता है दोस्तों, ये पिछले लेसन में मैंने बोधिसत्व के बारे में डिस्कस किया था, तो आप पिछला लेसन देख सकते हैं जिसमें हमने बात की है कि बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो क्या है, बोधिसत्व कहते किसे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पिछले लेसन में आप जरूर देखेंगे। तो ये जो चित्र है ये अजंता में है। दरअसल अजंता की दोस्तों गुफा नंबर 1 है। ठीक है, गुफा नंबर 1 है जो अजंता की, उसके अंदर बोधिसत्वों की, अलग अलग बोधिसत्व हैं उनके चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर बोधिसत्व पद्म पाणि है उनका भी चित्र है, वज्र पाणि है उनका भी चित्र है, तो अजंता की गुफा में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी की गुफाओं में ये बोधिसत्व के चित्र नहीं मिलेंगे। तो ये है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से भावी बुद्ध हैं, ठीक है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो हमें भावी बुद्ध कौन है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों एक सीधा सा आंसर है, फैक्चुअल प्रश्न है ये, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है सी, मैत्रेय। ठीक है, मतलब जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग मैत्रेय शब्द का जो अर्थ है वो है भावी बुद्ध। ठीक है, जो बुद्ध दर्शन है, बौद्धों का जो दर्शन है उसके अनुसार ही मैत्रेय शब्द का अर्थ है भावी बुद्ध। ठीक है, तो जो मैत्रेय होंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार ये 5वें बुद्ध होंगे दोस्तों। ठीक है, 5वें बुद्ध होंगे, और आज के दौर में जो हमारा वर्तमान दौर चल रहा है इस दौर में ये अवतरित होंगे और संसार की रक्षा करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार की मान्यता है बौद्धों की, हालांकि ये अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं मैत्रेय। ठीक है, इसका आंसर है सी। और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें इनको अजीता भी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, अजीता, इस तरह से कोई ऑप्शन आ जाए तो आप अजीता को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 7वां लेसन कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही कम प्रश्न थे 2018 की आईएएस प्री में प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, तो इसी के साथ एक बात और हो गई है कि प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए हमारे सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं 2001 से लेकर 2018 तक के। ठीक है, तो 2001 से लेकर 2018 तक के सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोर्स, ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। दोस्तों इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और प्राचीन भारत के इतिहास के बाद आगे हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। ठीक है, अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न देखेंगे जो कि आईएएस प्री में आए हुए हैं, इसके बाद आधुनिक काल, फिर उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।